नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड के पार्ट से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम अपने इस एमसीक्यू के वीडियो सीरीज़ में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में डाल चुके हैं और उस पे आपका रिस्पांस मिला है और उसी क्वेश्चन को अपने हम इस वीडियो में लेके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन का रिस्पांस यानी कि आंसर आप लोग देते हैं, लेकिन उस पर अगर बेहतर तरीके से डिस्कस हो जाए तो जो लोग क्लियर नहीं रहते हैं क्वेश्चन के आंसर पे, तो उनमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्वेश्चन को लेके, ताकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में फिर कभी पूछे जाएं तो उसका करेक्ट आंसर आप लोग दे लें। तो देखिए, आज के पहले वीडियो के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन है, एनी यूजफुल थिंग्स इज डेवलप्ड यूजिंग नोन एज प्रिंसिपल फैक्ट्स और ट्रूथ्स। कहा जा रहा है, ज्ञात सिद्धांत तथ्यों अथवा सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु का विकास किया जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है डेवलपमेंटल रिसर्च में, सेकेंड है आपका फंडामेंटल रिसर्च में, थर्ड आपका एक्शन रिसर्च में एंड फोर्थ आपका अप्लाइड रिसर्च में। तो देखिए, पहले हम थोड़ा आपको बता दें कि जो ये टाइप दिए गए हैं कुछ रिसर्च के, तो आप जान लेंगे पहले कि इनका मूल वर्क क्या है, मेन वर्क क्या है इन रिसर्च के। तो सबसे पहले आप डेवलपमेंटल रिसर्च के बारे में जान लीजिए, जिसको हम विकासात्मक अनुसंधान या शोध कहते हैं। तो देखिए, डेवलपमेंटल जो रिसर्च है, यह एक प्रकार का आपका गुणात्मक अनुसंधान की विधि है और इसमें समय के साथ परिवर्तित होने वाले जो वेरिएबल हैं उनका अध्ययन करके विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल देखें विशेषताओं व उनके प्रतिमानों यानी कि जो पैटर्न है उनकी पहचान एवं अन्य से तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और डेवलपमेंटल रिसर्च के दो टाइप हैं, पहला आपका लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड आपका क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, किसी वन ग्रुप को हम लेते हैं और समय के साथ इसका हम स्टडी डेवलपमेंटल रूप से करते रहते हैं। यानी 5 साल बाद अगर हम देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हुआ, किसी अगर सब्जेक्ट को हम लेते हैं, अगर कोई ह्यूमन है तो उसके डेवलपमेंट में क्या बदलाव आ रहे हैं हर ईयर में, चाहे उसके मेंटल हुआ चाहे फिजिकल हुआ, तो हम किस तरीके से उसको हम मेजर करेंगे। तो मान लीजिए 5 साल बाद हैं, 5 साल बाद हमने एक बार इसका स्टडी किया, मतलब चेक किया कि क्या परिवर्तन हुआ, उससे डेटा लिया, फिर 5 साल बाद हमने फिर डेटा लिया, 5 साल बाद फिर हमने डेटा लिया। इस तरीके से हम डेटा लेते चले जाते हैं और फिर हम इस डेटा के आधार पे हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि समय के साथ क्या क्या बदलाव किसी ह्यूमन में होते हैं। ठीक, मान लीजिए ये पहला स्टडी है, फिर हम आगे जनरलाइज इसको कर सकते हैं। सेकेंड आपका ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल। अब क्रॉस सेक्शनल में क्या है, इसमें क्या होता है, हम एक ही सब्जेक्ट को लेके, एक ही ग्रुप को लेके हम नहीं स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा था, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल में। क्रॉस सेक्शनल में क्या है, हम कई जो है सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है, मान लीजिए ये 10 ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके 15 ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं 20 ईयर के हैं। तो क्या होता है, एक बार ही हम 5 ईयर के बाद स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें क्या डेवलप हुआ,
इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, इसमें क्या डेवलप, तो हर ग्रुप से या हर सब्जेक्ट से हम एक ही बार डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें टाइम कम लगता है और हमें डेटा भी मिल जाता है। तो ये दो है आपका ये टाइप। ठीक है, तो देखिए बेसिकली डेवलपमेंटल रिसर्च जो है, अगर और भी सरल शब्दों में हम कहें तो इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि किसी सब्जेक्ट को डेवलप होते हुए हम उससे डेटा ले सकें और उसमें परिवर्तन का हम अध्ययन कर सकें और बाद में हम उसको आगे और में भी जनरलाइज कर सकें। ठीक है, और हम अंडरस्टैंड कर सकें और हम समझ सकें। ये मेन हो गया। और दो टाइप के ये थे, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल। सेकेंड आपका फंडामेंटल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या, यानी कि मौलिक अनुसंधान, जिस पे हम प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से जो एमसीक्यू का वीडियो था डिस्कस किए थे। इसको हम जो होता है प्योर शोध भी कहते हैं, इसको हम बेसिक जो होता है शोध भी कहते हैं। ठीक है, तो प्योर रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये ऐसा रिसर्च है जो सिर्फ और सिर्फ नए सिद्धांत, नए नियमों को क्या करता है, प्रतिपादित करता है। और इसके जो नियम और सिद्धांत होते हैं तत्कालिक प्रयोग में हम नहीं ला सकते हैं। तो याद रखिएगा ये फंडामेंटल रिसर्च है। इसमें सिर्फ क्या होता है, हम नए सिद्धांत ढूंढते हैं, नए नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, यही मेन इसका मकसद है। अब आपका जो एक्शन रिसर्च क्या हुआ, अब देखिए फंडामेंटल रिसर्च अन्य रिसर्च के लिए बेस का काम करता है। ठीक है, आपका एक्शन रिसर्च क्या हुआ, एक्शन रिसर्च तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए करने वाला, मतलब उपयोग करने वाला शोध है। और इस रिसर्च का उपयोग हम देखें तो किसी दफ्तर में इस शोध का उपयोग कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा शोध नहीं है, ये एक छोटा शोध है जो हम जैसे ही ज़रूरत पड़ता है वैसे ही हम इसका उपयोग करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और फिर हम इसको अपने समान जो संस्थाएं हैं उसमें डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन हम इसके जो रिजल्ट आते हैं, जो फाइंडिंग्स आते हैं, हम कभी इसको जनरलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है कि ये जो मौलिक आपका अनुसंधान होता है, ठीक है, तो ये जो सिद्धांत निकल के आते हैं, तो क्या सिद्धांत रहते हैं यहाँ पे, नए सिद्धांत रहते हैं। लेकिन जब हम अप्लाइड रिसर्च में जाते हैं तो ये ज्ञात जो सिद्धांत हमें मिल चुके हैं, उन ज्ञात सिद्धांत, तथ्यों और सत्यों और नियमों के आधार पे हम अप्लाइड रिसर्च में इस सिद्धांत का उपयोग करके नई नई चीज़ों का क्या करते हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, उपयोगी वस्तुओं का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अप्लाइड रिसर्च हो गया। और जो फंडामेंटल रिसर्च के जो लॉ निकल के आते हैं, सिद्धांत निकल के आते हैं, उसको चेक करने का काम देखें तो अप्लाइड रिसर्च ही करता है। अप्लाइड रिसर्च में हम इससे प्राप्त जो आपके सिद्धांत, जो नियम आते हैं, उसकी उपयोगिता का जांच हम अप्लाइड रिसर्च में करते हैं ताकि हम देख सकें कि व्यवहारिक रूप से उस सिद्धांत का उपयोग हम कहाँ तक कर सकते हैं, हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो फिर ये आपका अप्लाइड रिसर्च जो है आपके आंसर, ये क्वेश्चन से मैच कर रहा है। क्या कहा गया है, ज्ञात सिद्धांत, तथ्यों अथवा सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु का विकास किया जाता है। तो अप्लाइड रिसर्च ही है जिसमें नए नए क्या करते हैं, नए नए सामग्रियों का निर्माण और धीरे धीरे विकास हम करते हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि जो एक्शन रिसर्च है ये कुछ नहीं, ये सिद्धांतों को फॉलो तो कर लेगा लेकिन अपने काम के अनुसार इसका बस उपयोग करेगा, उसके बाद ख़त्म कहानी। कोई डेवलप करने का काम यहाँ नहीं होता। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, जो चीज़ें निकल के आती हैं उसके ऊपर भी हम फ्यूचर में डेवलप करते हैं और भी जो होता है रिसर्च करके उसमें और भी
उपयोगी वस्तु को बनाते चले जाते हैं। रिसर्च करते हैं, वस्तु बनाते हैं, फिर उसमें नई चीज़ें रिसर्च करके उसमें और ऐड करते हैं, फिर आगे करते हैं, तो ये डेवलप करते हैं, हम चले जाते हैं। लेकिन आपका जो फंडामेंटल जो है, ये बस ओनली इनका वर्क है कि नए नियम सिद्धांत जो अभी तक किसी ने नहीं निकाला है वो हम ढूंढ के लाते हैं फंडामेंटल रिसर्च में। काफ़ी रिजिड, काफ़ी कठोर और काफ़ी लॉन्ग टाइम लेने वाला ये रिसर्च होता है। तो चलिए अब इसका आंसर आपने पा लिया होगा अब कि ज्ञात सिद्धांत तथ्यों अथवा सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु का विकास जो करता है वो आपका अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान ही कहलाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोशिश करेंगे अब जल्द से जल्द आपका आगे वाले जो क्वेश्चन है निपटाने के लिए। देखिए क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रिसर्च दैट कम्स अंडर द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कहा जा रहा है कि वह शोध जो वर्णनात्मक शोध के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए वर्णनात्मक शोध है क्या, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है क्या। देखिए यह शोध जो है वर्तमान जो परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में ये शोध रन करता है और रन करके क्या निकालता है, क्या है, व्हाट इज का आंसर निकाल के लाता है। ठीक है, क्या है प्रश्न का उत्तर ये निकाल के लाता है। इस शोध की अगर देखें तो जो विषय वस्तु है वर्तमान परिस्थितियों व उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पे क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और इसी के अंतर्गत आपके ये तीनों जो है शोध आ जाते हैं, यानी कि सर्वे स्टडी, आपका एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, केस स्टडी, ठीक है, एक्स पोस्ट आपका और आपका केस स्टडी और सर्वे स्टडी, ये तीनों जो हैं ये आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर ही आ जाएंगे। तो देखिए अगर थोड़ा सा सर्वे स्टडी को जाने, थोड़ा सा एक्स पोस्ट को जाने, थोड़ा सा केस स्टडी को जाने तो यहाँ पे बेहतर रहेगा। तो देखिए सर्वे जो है आपका, सर्वे स्टडी हम कब यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या हमारा प्रोडक्ट लॉन्च है किसी जगह, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, तो हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं और लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से हम डेटा लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट के प्रति उनका, उस प्रोडक्ट के प्रति उनका क्या विचार है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, बेकार है, कैसा है। कोई मूवी है उसके प्रति हम रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, डेटा ले सकते हैं कि वो मूवी कैसी लगी, अच्छी है, नहीं है। या अगर चुनाव का समय है, हम किसी पार्टी के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी पार्टी बेहतर है, ठीक है। तो इसका हम सर्वे कर सकते हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या पे हम ये रिसर्च अप्लाई करते हैं। तो ये आपका सर्वे स्टडी हो गया, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या है, क्या निकल के आया, उसका ये उत्तर देगा कि लोग क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, किसी चीज़ के प्रति उनका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, पहला हो गया। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो यानी घटनोत्तर, ये आपका जो एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी है ये किसी घटना के घटने के बाद की स्टडी होती है। यानी कि मान लीजिए कोई बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है बीमारी से और हम उसके बीमार होने के कारण को जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो इस व्यक्ति पे इफ़ेक्ट किया है, जो
इसके अंदर ये बीमारी निकल के आई। मैक्सिमम एग्जाम्पल में हम कैंसर का कारण पे आंसर एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कैंसर पीड़ित है, तो उसके पीछे का हम कोशिश करते हैं अगर जानना कि क्या वो सिगरेट पीते थे, क्या वो अल्कोहलिक थे। तो ये सब चीज़ें हम क्या होता है जानकारी लेते हैं एक्शन रिसर्च के एक्सपोस्ट रिसर्च स्टडी के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है उस पर पहले ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि चाहे वो सिगरेट हो चाहे वो आपका अल्कोहल हो, उसका इफेक्ट पड़ चुका होता है। हम उसको ना ही करेंटली फिर जोड़ तोड़ करेंगे, सिगरेट ना पिलाएंगे और ना ही उनको हम अल्कोहल दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो पहले ही जो इफ़ेक्ट किया हुआ रहता है उसी पे हम स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं ढूंढने के उनके कारणों का कि हाँ कौन सा कारण रहा है जिसकी वजह से इन पे प्रभाव पड़ा है। और प्रेजेंट जो आपका जो व्यक्ति होता है उसी के आधार पे हम खोजने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट मतलब फाइंडिंग निकालने की कोशिश करते हैं इस रिसर्च में। अब आपका हो गया जो केस स्टडी। तो केस स्टडी को हम व्यष्टि अध्ययन कहते हैं, हिंदी व्यष्टि अध्ययन यानी कि एकल अध्ययन, यानी कि इसमें चाहे एक व्यक्ति हुआ उसको भी हम एक यूनिट समझ के स्टडी में लेते हैं, या कोई ग्रुप हो गया उसको भी हम एक यूनिट में लेके उसको हम स्टडी करते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर एक एस्पेक्ट हम चेक करते हैं। बहुत डीप स्टडी ये होता है और इससे जुड़े हुए चाहे इसके फैमिली हो गए, कोई व्यक्ति अगर है तो उससे जुड़ा हुआ कोई फैमिली मेम्बर हो गया, उससे जुड़ी हुई कोई हमें बुक्स मिल गई, उससे जुड़ा हुआ कोई उसका हिस्ट्री है। तो मतलब हर चीज़ों को हम खंगालते हैं इस स्टडी में, ठीक है। तो इस स्टडी का मूल काम क्या है, देखिए सबसे पहले हम बता दें कि ये एक गुणात्मक आपका क्वालिटेटिव शोध का ये प्रकार है, ठीक है, जिसमें किसी समूह या व्यक्ति के जीवन के इतिहास, घटनाएं, उनके कार्य, सामाजिक संबंध आदि की जांच की जाती है और वो भी काफ़ी गहनता से, और उसके व्यवहार को समझने में ये आपका स्टडी मदद करता है। तो ये केस स्टडी हो गया किसी व्यक्ति का, मान लीजिए आज उनका जो लाइफ चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट लाइफ चल रहा है, वो क्यों किसी तरह से अगर व्यवहार कर रहे हैं तो उनके व्यवहार के पीछे का को क्या क्या कारण है जो आज में वो इस तरह से बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, एटीट्यूड कुछ रखते हैं। तो हम इससे हम उनके व्यवहार आदि चीज़ों को जज कर सकते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आज प्रेजेंट में उनका व्यवहार इस तरीके से, उनका एटीट्यूड इस तरीके से है। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे चारों आपका रिसर्च का, तीनों रिसर्च का जो यहाँ टाइप है वो करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव जो है ये करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन वन वे इज कन्फर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन अनदर वे। एक प्रकार की शोध जिसमें एक प्रकार से संकलित की गई सूचनाओं की पुष्टि दूसरी प्रकार से संकलित की गई सूचनाओं की सहायता से की जाती है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, एनालिटिकल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च एंड मिक्स मेथड रिसर्च। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन को सिर्फ 1% लोग सही मानते हैं और 99% लोग अदर जो आपका है उसको सही मानते हैं। तो देखिए आपका ये जो 1% है वो सही है, 99% यहाँ पे गलत है। मिक्स्ड मेथड जो है यही करेक्ट आंसर होगा। मिक्स्ड मेथड जो है आपका 2 अप्रोच के लिए को लेके चलता है, एक आपका गुणात्मक प्लस एक आपका मात्रात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोच ये अपने में समाये रखता है, ठीक है। तो इसके द्वारा एक प्रकार से संकलित की गई सूचना की पुष्टि दूसरे प्रकार से संकलित की गई सूचनाओं की सहायता से की जाती है। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं गुणात्मक तरीके से, कुछ हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं मात्रात्मक तरीके से, और दोनों अप्रोच की यहाँ पे समाहित करते हैं और एक की सहायता से हम इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ते हैं और दूसरे की सहायता से हम क्या करते हैं उसकी
पुष्टि करके हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे मतलब दोनों यहाँ टाइप के जो डेटा रहेंगे उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से संकलित की गई जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो पुष्टि करना होता है, कन्फर्मेशन करना होता है, ठीक है, वो दूसरी प्रकार से जो हम डेटा रिसीव किए रहते हैं उसकी सहायता से करते हैं। बस ये आप याद रखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेप डज द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इन रिसर्च स्टेप्स कम आफ्टर। कहा जा रहा है कि अनुसंधान के सोपानों में प्रतिदर्श का चयन किस सोपान के बाद आता है, यानी किस आपके स्टेप के बाद आता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या का चयन, सेकेंड आपका है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा, आगे आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निरूपण यानी कि निर्माण, एंड आपका चौथा है रिसर्च डिज़ाइन यानी अनुसंधान का रेखा चित्र। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा लोगों ने थर्ड पे, यहाँ पे 86% लोग कह रहे हैं थर्ड आंसर यहाँ पे होगा, लेकिन हम बता दें कि ये गलत है। अगर आप चाहेंगे रिसर्च के स्टेप से, तो रिसर्च का स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले कोई रिसर्च आप करने जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रॉब्लम के बिना रिसर्च आपकी स्टार्ट नहीं होगी। प्रॉब्लम के साथ आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर जुड़ा होता है, यानी कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रॉब्लम के लिए हम करते हैं, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारे कई जगह काम आता है। आपका हाइपोथेसिस क्रिएटिंग के समय भी हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर सहायता करता है, तो ये कॉमन है, डिज़ाइन में भी काम करता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक साइड में हम रख देते हैं, लेकिन पहला आपका जो आता है प्रॉब्लम, सेकेंड आपका हाइपोथेसिस परिकल्पना का निर्माण होता है, फिर आपका होता है डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन हम बनाते हैं, और रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या क्या चीज़ रखते हैं, रिसर्च के प्रकार कौन से हमें लेने हैं, ठीक है, हमें कौन कौन से स्टैटिक्स लगाने हैं, हमें कौन कौन से मेथड यूज करने हैं, ये सब डिज़ाइन में आ जाते हैं। फिर डिज़ाइन के बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन के बाद हम सैंपल सिलेक्शन करते हैं। सैंपल सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, हम सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं। हम डेटा जब कलेक्ट कर लेते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के बाद हम डेटा का एनालिसिस करते हैं। डेटा का एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट निकालते हैं, और रिजल्ट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं हम रिजल्ट को। तो ये हो गया आपके स्टेप। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि आपका जो सिंपल प्रतिदर्श जो चयन जो करना है, ठीक है, प्रतिदर्श का जो चयन करना है वो रिसर्च आपका जो हाइपोथेसिस के निर्माण के बाद ही आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, हाइपोथेसिस निर्माण के बाद नहीं, रिसर्च डिज़ाइन के बाद आएगा। रिसर्च डिज़ाइन के जस्ट बाद हम डेटा को कलेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं, फिर सैंपल से डेटा लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, द मेन टास्क ऑफ द आइडेंटिफाइंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज, अनुसंधान समस्या के परिभाषीकरण के मुख्य कार्य हैं। पहला आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल यानी चरों को पहचानना, अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल यानी कि जो वेरिएबल की प्रकृति है उनको समझना, आपका थर्ड है डिलिमिटेशन ऑफ स्कोप यानी अध्ययन क्षेत्र की सीमांकन, और नेक्स्ट यानी कि फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव यानी कि ऊपर के सभी। तो देखिए अनुसंधान समस्या यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम की आपका परिभाषीकरण कि ये तीनों जो हैं ये आपके मुख्य कार्य हैं, यानी कि वेरिएबल्स को पहचानना कि कौन से वेरिएबल हैं जिनको हम अपने रिसर्च में टेस्ट करने वाले हैं, किसको हम अपने रिसर्च में रख रहे हैं
सबसे पहले ये आपको पहचानना जरूरी है, वेरिएबल्स को पहचानना जरूरी है। सेकंड, आपका वेरिएबल्स का जो नेचर है, उसका जो संबंध है वेरिएबल्स के बीच, वो भी आपको जानना है, प्रकृति क्या है। ये भी हम क्या करते हैं, इसको हम परिभाषित करते हैं अपने रिसर्च प्रॉब्लम में। आपका फिर अध्ययन क्षेत्र की सीमांकन, यानी कि जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है वो हम फिक्स करते हैं कि हाँ, हम इतने एरिया में अपने रिसर्च को समेटे रहेंगे, जिसमें पॉपुलेशंस के अंतर्गत हम सैम्पलिंग, कलेक्शन आदि चीज़ों का हम यहाँ पे एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। टाइम आदि चीज़ें भी इसके अंतर्गत देखें तो हम सीमांकन कर सकते हैं। तो ये सभी आपका आ गया आपके अनुसंधान समस्या के परिभाषीकरण के अंतर्गत। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो का देखें तो टाइम काफ़ी ज़्यादा होने जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा बोर होने लगेंगे। यहीं पे अब वीडियो समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके या डिसलाइक करके आप बताइएगा। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।